नमस्कार। 1957 में मदर इंडिया आई थी और उसमें एक गीत था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। उसको रिवर्स कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। महाराष्ट्र में खास तौर से अनिल देशमुख और उनके चेले रहे परमवीर सिंह, उन दोनों के दुख भरे दिन शुरू हो चुके हैं। और देखिए क्या को इंसिडेंट था। दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अलग अलग याचिकाएं लेकर के, और दोनों की एक ही दिन में याचिकाएं खारिज हो गई। बल्कि परमवीर सिंह को तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछ लिया कि आपका ठिकाना कहां है, आप हैं कहां, पहले आप अपना ठिकाना बताइए, पता ठिकाना दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, जरा जानकारी मिले कि आप कहां लापता हैं, और उसके बाद हम आपकी इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो मामला तो सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया है, क्योंकि परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि मुझे आप समय दीजिए, सोमवार तक हम इस बात का जवाब देंगे। परमवीर सिंह क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? पहले भी यही चाहते थे जो अब चाहते हैं, और जून 2021 में भी उनकी एक याचिका को न केवल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, बल्कि ये नसीहत भी दी थी कि ये कहते हुए कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। और यहां तक कह दिया था कि जिस मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में आप 30 साल से सेवा कर रहे हैं, उस मुंबई पुलिस पर इतना भी क्या अविश्वास कि आप अपने खिलाफ चल रही जितनी जांचें हैं, उनकी जांच पड़ताल मुंबई पुलिस के इतर किसी दूसरी एजेंसी से कराना चाहते हैं। तब भी परमवीर सिंह ने यही कहा था कि सीबीआई से इन पूरे मामलों की जांच करा ली जाए जो उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद। उनके खिलाफ 4 मामले हैं एक्सटॉर्शन के, वसूली के, और उनमें से एक में एससी एसटी की धाराएं भी लगी हुई हैं, तो मामला गंभीर बन जाता है। परमवीर सिंह इतने लंबे समय से पुलिस सेवा में हैं, आईपीएस हैं, और उन्होंने अपने पुलिस सेवा काल के दौरान क्या-क्या नहीं किया होगा, तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि जो धाराएं उन पर लगी हैं, जो मामले उन पर दर्ज किए गए हैं, उनमें उनकी गिरफ्तारी भी तय है और लंबे समय के लिए वो जेल भी जाने वाले हैं। इसलिए डीजीपी रैंक के होते हुए भी वो मई के महीने से ही एक तरीके से अंडरग्राउंड है, और जुलाई के बाद से तो वो लापता हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक दिन पहले ही, यानी 17 नवंबर को, उनको मुंबई की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी मुंबई पुलिस को दे दिए हैं। अब एक महीने के भीतर अगर परमवीर सिंह पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तारी के लिए खुद को उपस्थित नहीं करते हैं, तो एक महीने बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने के कार्रवाइयां भी शुरू हो जाएंगी। भगोड़ा तो वो घोषित हो गए हैं। जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर क्या-क्या कहा था कि मेरे केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाए, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आज भी जो उनकी याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फौरी तौर पर तो खारिज कर दिया गया है, और ये पूछा गया है कि पहले आप ये बताइए कि आपका पता ठिकाना कहाँ है, आप हैं कहाँ? क्योंकि इनके बारे में
ये कहा जा रहा है कि ये बेल्जियम में देखे गए हैं, कोई कह रहा है कि नेपाल के ज़रिए कहीं विदेश भाग गए हैं। जबकि परमवीर सिंह ने जो आयोग इस पूरे प्रकरण की सुनवाई के लिए गठित किया है महाराष्ट्र सरकार ने, उस आयोग के सामने उन्होंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन ये चंडीगढ़ में भी नहीं मिले हैं। तो इनका पता नहीं है ये देश में हैं या विदेश में हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर हम सुनवाई तब करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कहाँ? तो 2018 जून में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो कहा था, जब इन्होंने ये कहा कि साहब मेरे मामले जो है आप सीबीआई के सुपुर्द कर दीजिए। एक तरीके से जिस मुंबई पुलिस को ये हेड कर रहे थे, उद्धव ठाकरे सरकार के सत्ता में आने के बाद, उसी मुंबई पुलिस से इन्होंने अविश्वास जाहिर कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए क्या कहा था। जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने 11 जून 2021 को ये कहा था, आप महाराष्ट्र आईपीएस कैडर का हिस्सा हैं, आपने 30 साल राज्य की सेवा की है, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप राज्य के बाहर अपनी पूछताछ चाहते हैं। आपको अपने पुलिस बल पर संदेह नहीं होना चाहिए। और पीठ ने यह भी कहा कि अब आपको अपने राज्य पर ही भरोसा नहीं है। एक चौंकाने वाला आरोप है आपकी तरफ से। और यहां पीठ ने कहा था कि जिनके घर शीशे के हों, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और शीर्ष अदालत के रुख को देखते हुए ही इनके वकील महेश जेठमलानी ने उस याचिका को वापस ले लिया था। एक्चुअल में क्या कहा था इन्होंने तब सुप्रीम कोर्ट से? इन्होंने कहा था कि साहब चूंकि मैंने मुख्यमंत्री को 8 पेज का एक लेटर लिख करके तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में यह खुलासा किया था कि एपीआई सचिन वाजे के जरिए वो 100 करोड़ रुपया महीना वसूलवा रहे हैं, तो मुझ पर अब फोन करके इस बात के लिए प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, एक तरीके से मुझे धमकाया जा रहा है कि आप अनिल देशमुख के खिलाफ इस शिकायत को, इस पत्र को वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो भुगतेंगे। एक तरीके से परमवीर सिंह ने यह कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि चूंकि मैंने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का खुलासा किया भ्रष्टाचार का और पद के दुरुपयोग का, इसलिए अब मेरे खिलाफ तरह तरह के मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि मुझे सबक सिखाया जाए, जेल में डाला जा सके। और उनका यह भी कहना था कि जब तक वो देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस नहीं लेते, तब तक उन्हें फंसाया जाता रहेगा। उन्होंने ये भी गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ शुरू की गई जांच सीबीआई को सौंपी जाए। और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, परमवीर सिंह के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पुलिस अधीक्षक निरीक्षक घाड़के के द्वारा जो एक शिकायत दी गई थी उसके आधार पर वो, और ये अभी अकोला में तैनात हैं घाड़के, उन्होंने परमवीर सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। घाड़के ने एफआईआर में आरोप लगाया कि जब परमवीर सिंह ठाणे में तैनात थे, यानी ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे, उस समय उन्होंने एक मामले से कुछ लोगों के नाम हटाने को लेकर उन पर दबाव डाला था और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो आईपीएस अधिकारी ने यानी परमवीर सिंह ने उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया और प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत भी दर्ज की गई। तो जून में इनके वकील महेश जेठमलानी ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन अब परमवीर सिंह दोबारा से
सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे? क्योंकि कल ही मुंबई की एक अदालत ने उनको भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश मुंबई पुलिस को दिए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? एक तो ये आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी इनकी सर्विस बाकी है। दूसरे, मुंबई के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, अभी भी जो उनकी नियुक्ति हुई थी वहां से हटा करके एडीजी होमगार्ड के पद पर की गई थी। दूसरे, भगोड़ा घोषित होने का मतलब ये है कि अगर फिर भी ये कानून के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, गिरफ्तारी के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब इनकी जो भी चल अचल संपत्ति है वो जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद इनकी दूसरी तरह की मुश्किलें भी शुरू होने वाली हैं। ये भी पता लगेगा जब्ती के समय कि वैध संपत्ति कितनी है, अवैध संपत्ति कितनी है। जाहिर है जो उन्होंने घोषित कर रखी होगी एक सरकारी अफसर होने के नाते वो तो वैध ही होगी। इसके अलावा जब जांच पड़ताल शुरू होगी तो बहुत सारी चीजों का और भी खुलासा हो सकता है। इसलिए ये फिर सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ करके उसके दरवाजे पर पहुंचे और कहा कि साहब ये जो जांच है ये सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाए। इसके अलावा गिरफ्तारी से भी राहत दिलाई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप ये तो बताओ कि हैं कहाँ आप, अपना पता ठिकाना बता दो, क्योंकि मुंबई पुलिस तो बहुत दिन से ढूंढती फिर रही है। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि जिस मुंबई पुलिस को ये हेड कर रहे थे, कमिश्नर थे और नाक का बाल थे उद्धव ठाकरे सरकार की, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे उनके ही इशारों पर सारे काम कर रहे थे। यानी उस समय तो गुरु चेले की भूमिका में थे, बॉस और कर्मचारी की भूमिका में थे। उस मुंबई पुलिस को, उस उद्धव ठाकरे सरकार को ये पता ही ना हो कि परमवीर सिंह कहाँ है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? और अगर पता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? शरद पवार तक कल नागपुर में थे एक प्रोग्राम में, अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें शिकायत कर रहे हैं कि जिस पुलिस अफसर ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे 100 करोड़ वसूली के, वो अफसर गायब है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। उसको अब आकर के सबूत देने चाहिए कि कौन से 100 करोड़ रुपए वसूलवाए थे अनिल देशमुख ने। यानी शरद पवार अब भी यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अनिल देशमुख तो दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कोई वसूली नहीं कराई, और ऐसा कहकर के वो जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी सरकार पर भी अटैक कर रहे हैं तरह तरह से कि वो बदले की भावना से कार्रवाइयां करा रही है। और जो अदालतें अनिल देशमुख को जेल भेजने की के आदेश जारी कर रही हैं, न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये मामला तो अभी चलेगा, लेकिन गुरु यानी अनिल देशमुख भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे हैं उनके बारे में जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई को निर्देश देने की गुहार लगाई थी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी उनके द्वारा उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच को रिकॉर्ड पर लाने और कथित भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के
गठन की मांग की गई थी। यानी ये चाहते हैं कि ये मामले सीबीआई और ईडी ना देखे, एसआईटी देख ले, उस जिसकी मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग भी खारिज कर दी। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई ने बड़ा आरोप लगाया उद्धव ठाकरे सरकार पर, खास तौर से अनिल देशमुख वाले मामले को लेकर के ही। बुधवार को यानी कल बॉम्बे उच्च न्यायालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच को बेशर्मी से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि हम इस मामले में ये कहा कि इस मामले में राज्य सरकार थोड़ी भी राहत के लायक नहीं है। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि महाराष्ट्र सरकार को कोई राहत ना दी जाए। राज्य सरकार ने देशमुख के खिलाफ जांच में सीबीआई की ओर से मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और वर्तमान पुलिस महानिदेशक संजय पांडे को जारी समन को निरस्त करने का अदालत से अनुरोध किया है। राज्य सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से पूछताछ करे। और मामला क्या है? संभवतः मामला है सितंबर 2020 में जो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए थे, उच्च अधिकारियों के तबादले हुए थे, जिस पर रश्मि शुक्ला ने एक रिपोर्ट दी थी मुख्यमंत्री को और उसमें ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। फोन टैप करके उन्होंने सबूतों के साथ मुख्यमंत्री को वो रिपोर्ट भेजी थी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है। ऐसा लगता है कि और आपको ध्यान होगा जब सीबीआई उससे रिलेटेड ये फाइल मांग रही थी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट वाली, और सचिन वाजे को 16-17 साल बाद मुंबई पुलिस में फिर से वापस क्यों लिया गया है और किसके कहने पर लिया गया है, वो फाइल भी मांग रही थी। तो राज्य सरकार सीबीआई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई थी कि ये सेंसिटिव मसले हैं और सीबीआई अनिल देशमुख के जिन मामलों की जांच कर रही है उनसे इन दो केसों का कोई लेना देना नहीं है। पर अदालतों ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों मामलों की फाइल आप सीबीआई के सुपुर्द करिए। अब सीबीआई चीफ सेक्रेटरी को भी और डीजीपी को भी तलब कर रही है पूछताछ के लिए, लेकिन दोनों अधिकारी सीबीआई के सामने इंट्रोगेशन के लिए उपस्थित ना होने पाए, इसके लिए राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। और इसी पर सीबीआई ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में यह कहा है कि राज्य सरकार बहुत बेशर्मी के साथ अनिल देशमुख मामले में उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और सीबीआई की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी पेश हुए, उन्होंने न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि राज्य सरकार देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और कदाचार के उन आरोपों की जांच करने में विफल रही जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने लगाए थे 100 करोड़ की वसूली के। लेखी ने कहा कि राज्य सरकार पर जांच शुरू करने का कानूनी दायित्व था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने देशमुख के विरुद्ध
सीबीआई की प्राथमिकी के कुछ अंश हटाने और अन्य चीजों के लिए अदालत का रुख किया, लेखी ने कहा कि कानून सम्मत जांच नहीं हुई और इसलिए उच्च न्यायालय को 5 अप्रैल का आदेश देना पड़ा। उच्च न्यायालय ने एक्चुअल में 5 अप्रैल को एक आदेश में सीबीआई को निर्देश दिया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच की जाए। धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 71 वर्षीय नेता अभी न्यायिक हिरासत में यानी जेल में है। लेखी ने कहा कि अपनी अक्षमता और आचरण के चलते महाराष्ट्र सरकार को इस अदालत से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार बेशर्मी से इस जांच को बाधित करने और जांच नहीं होने देने का प्रयास कर रही है। सीबीआई के वकील ने अदालत का रुख करने के महाराष्ट्र सरकार के अधिकार पर भी सवाल खड़ा किया। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, डेरियस खंबाटा, उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच पूरे राज्य की पुलिस को प्रभावित कर रही है, इसलिए सरकार के पास वो शक्ति है जिससे वो उन लोगों के बचाव में अदालत का रुख कर सकती है जो खुद पेश नहीं हो सकते। खंबाटा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का जांच को बाधित करने या लंबित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सीबीआई पक्षपाती रवैया अपना रही है और देश के नागरिकों को मामले की मुक्त और पारदर्शी जांच की उम्मीद है। सरकार की याचिका पर अदालत अब 22 नवंबर को सुनवाई करेगी। ये हालात हैं साहब महाराष्ट्र के आज की तारीख में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है वो एक बार फिर आप कह सकते हैं कि गुरु चेले दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। अनिल देशमुख की याचिका भी खारिज हुई है। परमवीर सिंह को भी झटका दिया गया है। कहा गया है कि पहले ये बताइए आप कहाँ छिपे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मामूली शुल्क दे करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी नए वीडियो आए तो वो आपके पास जरूर पहुंचे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।